हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जारिफ विद अदिति। डेट हमारी अनाउंस हो चुकी है और इससे बढ़िया मौका कुछ भी नहीं हो सकता है कि अगर आप सभी लोगों ने अभी भी अपनी तैयारी को पुश नहीं दिया है और अभी भी ऐसा चल रहा है कि ठीक है, तो भाई आपको पेटी बांध लेनी है, क्योंकि आज के बाद में ये टाइम आप लोगों के लिए वापस नहीं आने वाला है। अपने लाइफ का 1 महीना आप सिर्फ और सिर्फ डेडिकेट कर दीजिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। बहुत सारी फ्लरिशिंग फील्ड्स हैं जो आपका वेट कर रही हैं। यू जस्ट हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। इसी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं लेके आऊंगी, टाइम मैनेजमेंट पर कैसे काम करना है। जो पिछले 3 साल से मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, स्पेशली नेट को लेकर उनसे बात करी है, उन सब का एक्सपीरियंस, अपना जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है, वो सब आप लोगों के लिए उस स्ट्रैटेजी वीडियो में जरूर आएगा। तो वो भी आएगा, टाइम मैनेजमेंट और पेपर वन कैसे 60 मिनट के अंदर अंदर ही खत्म कर लेना है, वो सारी बातें करेंगे। बट फिलहाल मैं आप लोगों से तैयारी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। ऐसे 10 टॉपिक जो मुझे नहीं लगता कि यूजीसी नेट पेपर वन के अंदर आप छोड़ के जाना अफोर्ड कर सकते हैं, उनके ऊपर आज बात करूंगी। इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगी, सो दैट आप सभी लोग इसका रिवीजन भी लगा सको। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि मीनिंगफुल कंटेंट मैं आपके लिए यहाँ ला रही हूँ, सो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। नेट जारिफ विद अदिति नेम से चैनल बना हुआ है, आप सभी लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आते हैं कंटेंट पर और बात करते हैं हमारे इन 50 सवाल की। एक सवाल 2 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत अच्छा मौका है। पेपर वन के अंदर मैक्सिमाइज करिए, आपका पेपर टू में बहुत हेल्प होगा। फिर भी मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पेपर वन में 70 नंबर आते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा डिसेंट स्कोर हो जाता है। अब 70 नंबर के लिए मुझे क्या करना है, मुझे करना है 35 क्वेश्चन सही। अब ये 35 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में है टोटल 10 यूनिट, और जरूरी नहीं है कि हर यूनिट से 5 ही सवाल आएंगे। ये मैं 3 साल पहले भी बोलती थी, आज भी बोलती हूँ, और हमेशा ये रहेगा, जरूरी नहीं है। अब हो सकता है जैसे लास्ट ईयर मैथमेटिकल रीजनिंग के बड़े अच्छे सवाल आए, लॉजिकल रीजनिंग के बड़े सारे सवाल आए, हायर एजुकेशन के हो सकता है कि आपके सारे सवाल आए, टीचिंग एप्टीट्यूड कम आया, रिसर्च भी थोड़ा कम आया था, बट हो सकता है कि इस बार सिनेरियो चेंज हो जाए। तो आप सभी लोगों को सभी तरीके से बिल्कुल फोकस्ड होकर और एकदम चौकन्ना होकर, अवेयर होकर आपको तैयारी करनी होगी। उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यह है कि आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, उसको एनालाइज करिए और काम करिए। अब आपके पास में ये टाइम नहीं है कि अब आप उठाओगे और ये करोगे। हाँ, बस ये मैं आपको बोलती हूँ, एक चीज मेरे कहने से कर लेना, 2020 के और 2021 के जितने भी पेपर हो सकते हैं, कोई मॉक टेस्ट कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये 2 साल के जितने भी शिफ्ट के पेपर बने, आप बस उनको लगा लीजिए। मैं आपको गारंटी कहती हूँ कि 30 क्वेश्चन 100% डन होंगे। मैं बहुत कम चीजों में 100% बोलती हूँ, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ क्यों? क्योंकि यूजीसी नेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट सिर्फ क्वेश्चन का कंसेप्ट रिपीट होता है। इतना भी करोगे तो बहुत अच्छी तैयारी होगी। दूसरी चीज, अब अगर मैं बात करूं तो इन प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस के बिहाफ पर मैंने इस चैनल पर सभी यूनिट वाइज, पेपर वन की सभी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके भी चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ वीडियो को आप देखोगे तो आपको एंड तक सब पता लग जाएगा। पूरा का पूरा इस चैनल पे कंप्लीट डिटेल मैंने ऑलरेडी बना रखी है। सारे लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं जो मैंने एनालाइज किया है। आज इस वीडियो में मैं खास 10 टॉपिक्स आपसे डिस्कस करूंगी जो आप लोगों के एग्जाम में आप बिल्कुल भी छोड़ के ना जाए, क्योंकि इन पर 2020 और 21 में सबसे ज्यादा फोकस रहा था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो है आपका सैम्पलिंग और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। आसान टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। मैं चाहती तो बहुत सारे टॉपिक्स ले सकती थी, जैसे आप रिसर्च की वीडियो में देखोगे तो मैंने हाइपोथेसिस बोला है, मैंने वेरिएबल्स बोले हैं, मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बोले, सारे इंपॉर्टेंट है। बट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग सबसे इजी है। क्यों बोल रही हूं? सिर्फ आपके इस फ्लो चार्ट से सवाल आ जाता है, नाम देता है और पूछा जाता है कि बताइए कौन से टाइप की सैम्पलिंग है, या आप लोगों से इनके कैरेक्टर फीचर, जो कीवर्ड वाले फीचर्स है ना, वही आप लोगों से पूछे जा लेते हैं। होमोजेनियस पॉपुलेशन किसमें होती है, हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन किसमें होती है, मल्टी स्टेज प्रोबेबिलिस्टिक है या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है, रैंडम किसमें आएगा, स्नोबॉल किसमें आएगा, कोटा किसमें आएगा, सिर्फ इस फ्लो चार्ट से सवाल आ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको कहती हूँ वो है सैम्पलिंग। छोड़ो मत, मतलब आसान तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना, और डिफिकल्ट को सही तरीके से अप्रोच करना, ये सीखना है सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप लोग देखो तो 2 तरीके की सैम्पलिंग है, प्रोबेबिलिस्टिक और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। जजमेंट जिसको एक्सीडेंटल भी बोलते हैं हम लोग, सॉरी कन्वीनियंस जिसको हम एक्सीडेंटल भी बोलते हैं, जजमेंट हो गया, कोटा हो गया, पैरेलल सैम्पलिंग हो गई, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गई, ये सारी की सारी नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है। इसके अलावा सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, एरिया, मल्टी स्टेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर हर बार एग्जाम में आती है। स्नोबॉल भी बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि थोड़ी अलग टाइप की है। वो जेहो वाला एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि चेन बनती है इसके अंदर, कि जब पॉपुलेशन बहुत रेयर होती है तो कैसे चेन बना बना के हम लोग पार्टिसिपेंट से सैम्पलिंग लेते हैं या सैंपल ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का पहला टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक मैं जो आप लोगों को बता सकती हूँ वो है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर
जो सवाल आ रहे हैं ना आप लोगों के, अब वो सिंपल सवाल नहीं आते हैं कि बिल्कुल ही डायरेक्ट हो जाए। ऑल्दो आप लोग पॉजिटिव अप्रोच और आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ पेपर सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स निकलेंगे, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। बट स्टिल कुछ ऐसे टेक्निकल टर्म्स आप लोगों के एग्जाम में आने लगे, जैसे कि लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो लर्नर अलग अलग तरीके होते हैं, सोशल लर्नर, पर्सनल लर्नर, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। आपसे आते हैं लर्निंग डोमेन के सवाल। कैसे? 3 तरीके की डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। देखो कॉग्निटिव जहां भी आ जाए वो माइंड से रिलेटेड है, अफेक्टिव इमोशन बिहेवियर से रिलेटेड है, और आपका साइकोमोटर माइंड और फिजिकल एक्टिविटीज दोनों से रिलेटेड है, जैसे कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन हम लोग बोलते हैं। आप लोगों से पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन सी चीजें आती है, आप लोगों से पूछा जाता है कि इनमें कौन कौन सी चीजें आती है, तो आपको याद रखना है कि मीनिंगफुल लेके वे के अंदर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो चीज है वो कॉग्निशन में आती है। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? कॉग्निटिव में आती है। मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर एक टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, जिसमें मैंने इन तीनों के और भी बहुत सारे सिनोनिम्स आपको दिए थे। उस चार्ट को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको 100% एक सवाल मिल सकता है। देन आता है आप लोगों का रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग, कैरेक्टराइजेशन। ये सारी की सारी आप लोगों की किस में आती है? अफेक्टिव डोमेन में आती है। ये किससे रिलेटेड है? ये फीलिंग से रिलेटेड है। लर्नर के एटीट्यूड उसके फीलिंग से रिलेटेड है। फिर आता है आपका लर्नर का मोटर स्किल सीखना। साइकोमोटर मतलब हैंड आई, जैसे कि नेचुरलाइजेशन। ठीक है, आप लोगों ने कोई चीज सीखी बट किस तरीके से आप उस चीज को करते हो, वो जो रिफ्लेक्सेस आपके अंदर आते हैं वो साइकोमोटर के अंदर होते हैं। तो परसेप्शन करना, सेट करना, गाइडेड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज, अडेप्टेशन, ओरिजिनेशन, नेचुरलाइजेशन, ये सारे के सारे टर्म जो है ये आपके रिलेटेड है किससे? साइकोमोटर डोमेन से। आप लोगों को बहुत सारे सिनोनिम्स मिल सकते हैं इनके, तो ये सारी चीजें समझनी है और ये सारी चीजें याद करनी है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ साथ मैंने 2 और फ्लोचार्ट इस पीपीटी में आपके लिए ऐड किए हैं, एक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का और गैग्निस रूल ऑफ लर्निंग का या हायरार्की ऑफ लर्निंग का। याद रखिएगा, रिमेंबर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अप्लाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, क्रिएट करते हैं। आप लोगों से एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए तो ये चीज याद रखिएगा कि जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है वो भी कॉग्निटिव डोमेन पर ही काम करती है। ब्लूम टेक्सोनॉमी भी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्नर पर ही काम करती है, जिसमें सबसे पहले वो रिमेंबर करता है, उसे समझता है, उसे अप्लाई करता है, फिर एनालाइज करता है जो उसने अप्लाई किया, उसके बाद उसे इवैल्यूएट करता है, फाइनली कुछ नया क्रिएट करता है, न्यू ओरिजिनेशन लेके आता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ वो नया सिंथेसाइज करता है। ये सारी चीजें। फिर बात आ जाती है आपकी हायरार्की ऑफ लर्निंग की। देखिए ये किसने दी थी? ये दी थी आप लोगों की गैग्नीज ने, और ये भी आप लोगों के एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। इन्होंने दिया क्या था? इन्होंने भी एक तरीके की टेक्सोनॉमी, रूल ऑफ लर्निंग, हायरार्की ऑफ लर्निंग इन्होंने दिया था। कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे जाता है? ये जो है ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे भी काम करता है। तो आपका सिग्नल लर्निंग होता है, सबसे पहले बच्चा जो है वो इसी से लर्न करता है, सिंबल्स वगैरह सीखना स्टार्ट करता है। देन आप लोगों का स्टिमुलस रिस्पॉन्स पे वो आता है, हम स्टिमुलस क्रिएट करते हैं, यानी कि आसपास ऐसा एक्शन करना जिससे कोई रिएक्शन क्रिएट हो, जिससे बच्चा लर्न करता है। फिर आता है चेनिंग, एसोसिएशन आ जाता है। फिर वर्बल एसोसिएशन आता है, वो हर चीज को वोकल करना सीखता है, बोलना सीखता है, समझाना सीखता है कि उसने क्या सीखा है। फिर आता है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फिर आता है कॉन्सेप्ट बनाना, फिर उसकी रूल अप्लाई करना, और फाइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाना। ये कंप्लीट आप लोगों का कॉम्प्लेक्सिटी चार्ट है, जिसमें इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये सबसे सिंपल, या कह सकते हो ये बच्चा जब बहुत छोटा होता है और बड़े होते 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 वो कहां पर जाता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जाता है। तो ये कंप्लीट चेन है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा आप लोगों को एक और नाम यहाँ पर याद रखना है, वो है जीन पाइजेक का। वैसे तो देखो आपको सभी थ्योरिस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में थ्योरी से रिलेटेड सवाल आता है, थ्योरिस्ट से रिलेटेड भी सवाल आता है, पर जीन पाइजेक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के जो है वो फादर माने जाते हैं। तो जीन पाइजेट ने भी बहुत सारी चीजें इनके बारे में बोली है, बहुत सारे आप लोगों के सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। इन्होंने एक्चुअली में 4 डोमेन के अंदर लर्नर को डिवाइड किया हुआ है। अब वो जो 4 स्टेजेस हैं, जैसे कि सेंसरी होती है, प्री ऑपरेशनल होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होती है और फॉर्मल ऑपरेशनल होती है। तो कौन सी एज में क्या होता है, किस में ईगोइस्टिक होता है बच्चा, किस में ईगोइस्टिक नहीं होता है, किस में सिग्नल से लर्न करता है, किस में स्टिमुलस से लर्न करता है, ये सवाल भी आपको देखना ही देखना है। तो हो गए टोटल आप लोगों के टॉपिक्स। वैसे देखो मैं इस क्लास में आपको 10 से ज्यादा ही टॉपिक दे दूंगी, बट सारे रिलेटेड है, तो ये छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। फिर आती है आपकी मेमोरी हायरार्की। देखो वैसे तो मैं बोलूँ तो, क्योंकि मेरा पेपर 2 भी कंप्यूटर साइंस है, तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बोल सकती हूँ आईसीटी के अंदर, बट हाँ अगर एक चीज हम जो बिना छोड़े नहीं जाना है भाई, मतलब बिना छोड़े मतलब छोड़ के नहीं जाना है, वो क्या है? वो है आपका मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की तो 100% करके जाना ही जाना है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ स्टोरेज आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। अब आप सब लोग जानते हो कि ये आप लोगों का मेमोरी सिस्टम रहता है। देखिए इसमें आप लोगों को ये चीज याद रखनी है,
वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, फ्लैश मेमोरी क्या होती है जो लेटेस्ट मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कैसे होती है, मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी क्या होती है, कैश क्या होती है, सीपीयू क्या होता है, रजिस्टर कहाँ आता है, ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा एसडी रैम यानी कि आप लोगों की स्टैटिक रैम क्या होती है, डायनामिक रैम क्या होती है, ठीक है। फिर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों से एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एसडी मेमोरी कार्ड, इसमें एसडी का क्या मतलब होता है। अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था राजस्थान का, उसके अंदर आप लोगों का ये सवाल आया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आप लोगों का ये कितने हैं, मैकेनिकल है, जैसे हार्ड ड्राइव पर बेस्ड चीजें होती है, वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली में और कुछ नहीं है, सेकेंडरी मेमोरी का ही एक पार्ट है जिसको वर्चुअल बोलते हैं। ये जो है ये आपके स्लो होते हैं, चीप होते हैं, पर कैपेसिटी उनकी बड़ी लार्ज होती है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आते हैं हम लोग जिसमें हम सॉलिड स्टेट ड्राइव्स पे आ जाते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो मैक कंप्यूटर्स जो हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स जो हैं, उनके अंदर लगती हैं ये सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी। इनकी जो स्पीड है वो बड़ी तेज होती है, प्राइस बहुत रीजनेबल है, और इनकी जो एवरेज कैपेसिटी के साथ में ये काम करते हैं। ऑब्वियसली मैकेनिकल से कम है बट रैम से ज्यादा इनकी कैपेसिटी रहती है। फिर आती है आपकी स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। देखो डायनेमिक रैम को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं और स्टैटिक रैम को हम लोग कैश मेमोरी भी बोलते हैं। एक जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनती है और एक जो है वो ट्रांजिस्टर से बनती है। डी रैम जो है वो ट्रांजिस्टर से बनती है और एस रैम जो है वो फ्लिप फ्लॉप से बनती है। ये सवाल आपके पिछले साल एग्जाम में आया था, तो ये भी मैं मेरी हायर के ही मैं मानूंगी। इसके अलावा कैश होती है, एक डिटेल्ड क्वेश्चन बता रही हूं, अभी ध्यान रखना। कैश के अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो लेवल को बिल्कुल आप उनके असेंडिंग ऑर्डर से ही याद रखो। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे तेज कौन सा है, लेवल 1 है। सबसे धीरे कौन सा है, लेवल 3 है। याद रखना, हो सकता है आपके एग्जाम में अब इतना डिटेल भी पूछ लिया जाए, क्योंकि बाकी तो सभी पूछा जा चुका है, तो हो सकता है और डिटेल में नेट चला जाए। फिर आता है आपका इसके ऊपर रजिस्टर्स, जो कि प्रोसेसर के अंदर ही लगे होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स इनको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर, जैसे कि आईआर है ना, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एमएआर, एमबीआर, ये सारे के सारे आपके रजिस्टर्स होते हैं। सबसे छोटे, सबसे एक्सपेंसिव, बट सबसे तेज ये होते हैं। तो अगर बात करूं तो स्पीड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, रेट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और कैपेसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं तो। अब मेमोरी हायरार्की पड़ी है तो इनकी मेमोरी यूनिट्स भी आपको पता होनी चाहिए, और मेमोरी यूनिट से आप लोगों का सवाल आता है कि भाई केबी हो गया, आप लोगों का एमबी हो गया, आप लोगों का जीबी हो गया, आप लोगों का टीबी हो गया, आप लोगों का पीबी हो गया, और आप लोगों का ईबी हो गया। देखो चाहूं तो मैं बहुत सारे आप लोगों को दे सकती हूँ, योटा बाइट, जेओ बाइट, है ना, हम लोग कोपर बाइट, कहीं तक भी जा सकते हैं, बट आपको इतने तो याद रखने, क्योंकि ईबी तक हम काम कर रहे हैं, सुपर कंप्यूटर्स अभी तक ईबी तक आ गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो है ये 10 की पावर में बोलूं तो 3 में चलता है, और 3 3 ऐड होते जाते हैं, ठीक है ना। अपने प्रीवियस वाले से +3 होते हैं ये, और अगर 2 की बात करूं तो 2 की पावर 10, और प्लस करते 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 ये 2 की पावर 10 प्लस होती है। 2 की पावर में 10 का एडिशन करना है, 10 की पावर में 3 का एडिशन करना है, याद रखिएगा। बिट से स्टार्ट होता है, बिट से निबल बनते हैं जिनसे जार बिट होते हैं, फिर बाइट बनता है जिनमें 8 बिट्स होते हैं, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, और आपका एक्साबाइट, और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये तो आपको याद रखना ही है। आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है जियो बाइट से रिलेटेड भी, है ना। तो अभी तक हम बोले तो सबसे बड़ी हम इसी को मानते हैं, वैसे तो कॉपर बाइट है, बट जियो बाइट आप लोग मान के चलिएगा। योटा बाइट और जेटा बाइट, इन दोनों में भी कंपटीशन होता है कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो देखिए योटा बाइट जो है वो आपका बड़ा है, जेटा बाइट जो है वो आपका छोटा है, ठीक है। ये भी आप लोगों के सवाल बनते हैं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है, विच इज रिलेटेड टू मेमोरी हायरार्की ओनली। मेमोरी हायरार्की छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इवैल्यूएशन सिस्टम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेरी प्लस क्लास है, उस प्लस क्लास का ये क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हम लोग पढ़ते हैं प्लस क्लासेस में, पेड कोर्स में, तो वही का एक क्लिप लेके आई हूँ कि हम कैसे पढ़ते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम। 3 टाइप्स में मैं पढ़ाती हूँ, एक होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, एक होता है अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, और एक होता है आपका अकॉर्डिंग टू रेफरेंसेस के नेचर पे। तो आपके पास में एनआरटी और सीआरटी 2 तरीके की होती है, नॉर्म रेफरेंसिंग और क्राइटेरिया रेफरेंसिंग। क्राइटेरिया रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम हो जाए। हम एक सेट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बच्चों को चूज करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, उनका असेसमेंट करते हैं। जैसे कि नेट ने कर दिया है कि 40% जिसके आएंगे पेपर 1 के अंदर, उसी को हम मानेंगे कि वो कट ऑफ में आ सकता है, अदरवाइज उसको उसका पेपर ही आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पेपर 1 में ही नहीं आए 40%, तो उसका पेपर 2 चेक नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब बात आ गई क्या, नॉर्म रेफरेंसिंग। जिन बच्चों ने एक सेट क्राइटेरिया सक्सेसफुली फुलफिल कर लिया, जैसे कि कट ऑफ में पेपर 1 में और पेपर 2 में इंडिविजुअली 40% जो ले आया है, अब उसका कट ऑफ में नाम आएगा। अब वो कट ऑफ क्लियर कर चुका है, अब इंडिविजुअल कट ऑफ निकलेंगी, उसके अकॉर्डिंग बच्चे की परसेंटाइल आएगी, बच्चे का रैंक आएगा, ठीक है जी। तो रैंक देने का काम, परसेंटाइल देने का काम नॉर्म रेफरेंसिंग का है, परसेंटेज देने का काम क्राइटेरिया का है, ठीक है। उसी के साथ साथ फॉर्मेटिव और समेटिव, मुझे नहीं लगता कि ये कभी आप भूल सकते हो। फॉर्मेटिव जो है वो ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है, ये आफ्टर इंस्ट्रक्शन होता है, इससे फाइनल ग्रेड्स आती हैं, और इसको इंप्रूवमेंट, एनहांसमेंट, एमेल्योरेशन, इन सब चीजों के लिए लगाया जाता है। ये सारे कीवर्ड्स हैं इसके, ठीक है।
देन आते हैं आप लोगों के प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिव। ये सारे जो है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग पढ़ते हैं। देखो प्लेसमेंट सबसे पहले होता है, फिर फॉर्मेटिव होता है, फिर डायग्नोसिस होता है और फिर समेटिव होता है। देखिए अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ पर मैं एक लाइन अगर खींच दूं तो समेटिव जो है वो तो हमेशा ही आफ्टर होता है। ये जो है ये आप लोगों का बिफोर भी हो सकता है, और ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके ड्यूरिंग होती है। प्लेसमेंट, फिर फॉर्मेटिव, फिर डायग्नोसिस और फिर समेटिव। प्लेसमेंट यानी ये चेक करने के लिए बच्चे का जो प्रायर नॉलेज है उसे चेक करने के लिए। फिर फॉर्मेटिव हम लोग देखते हैं कि भाई ड्यूरिंग द प्रिपरेशन कैसे हम लोग देख रहे हैं, जज कर रहे हैं कि वो सीख रहा है कि नहीं कर रहा है, इंप्रूव करने के लिए फीडबैक इंस्टेंट अगर देना है तो फॉर्मेटिव। डायग्नोसिस कुछ थोड़ा सिखाया, चेक कर रहे हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फिर उसकी रेमेडी निकालेंगे। फाइनली समेटिव वैल्यूएशन जिसमें ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे को कितना आता है, ये होता है समेटिव वैल्यूएशन। यहाँ पर टीचर जो है वो कोई फीडबैक नहीं देता, सीधा ग्रेड देता है, फाइनल मार्क्स आपके आते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आपको याद होगा क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज हमने चलाई थी सुबह 7:30 वाली, है ना, अभी भी हम कंटिन्यू करेंगे उसे। तो आपको बताऊं तो उसमें मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ टेस्ट और टेस्टिंग का एक क्लिप दिखाया था, इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लो, वैसे तो मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। बट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, वैसे तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है और प्रोजेक्टिव एनालिसिस टेस्ट भी होते हैं, है ना, तो वो भी आपको याद रखने हैं कब कौन से किए जाते हैं और किसका क्या एग्जाम्पल है। याद रखें ना, जैसे कि टॉफिल आ जाए, आईलेट्स आ जाए, है ना, सीएई आ जाए, ये सारे प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं जिसके अंदर किसी एक बच्चे का कोई पर्टिकुलर लेवल पे प्रोफिशिएंसी चेक किया जाता है कि वो इसमें कितना अच्छा है, इंग्लिश में कितना अच्छा है, रीजनिंग में कितना अच्छा है ना, एप्टीट्यूड में कितना अच्छा है। ये सारी चीजें अगर चेक करनी हो तो प्रोफिशिएंसी लगाते हैं। अगर मैं बोलूँ अचीवमेंट टेस्ट, बच्चे ने कितना पढ़ लिया है, उसको कितना आ गया है, यानी कि काइंड ऑफ समेटिव का ही एक टाइप है, क्योंकि एंड ऑफ द टर्म में ये होता है, बच्चे को पढ़ाने के बाद ही तो देखोगे ना उसने कितना अचीव कर लिया है, तो वो अचीवमेंट टेस्ट है, समेटिव का एक टाइप हो गया। प्लेसमेंट टेस्ट की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला ये बिफोर होगा, बिफोर। और डायग्नोस्टिक, अगर मैं वीकनेस फाइंड आउट करना चाहती हूँ, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहती हूँ बच्चे की, तो मैं लगाती हूँ डायग्नोसिस टेस्टिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जो आप लोगों को टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, वो है आप लोगों का टॉपिक ऑफ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड दैट इज डिजास्टर्स। देखो वैसे तो पॉल्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट से होने वाली डिजीजेस, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी इस चैनल पर। बट फिलहाल के लिए आप ये मान के चलना कि हैजार्ड्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है। ऐसा मैं क्यों बोलती हूँ, ये ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जो बच्चे को लगता है कि उसे आते हैं, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो उसे नहीं आते हैं। ये मैं सत्य बता रही हूँ आपको, एकदम कटु वचन बता रही हूँ। हमको लगता है अरे अर्थक्वेक ही तो आने वाला है, अरे लैंडस्लाइड ही तो आएगा, एवलांचेस ही तो आएंगे। ऐसा नहीं होता है। बड़ा टिपिकल सा सवाल पूछ लेता है, कहता है कि कौन सा सडन होता है ना, कौन सा जो है वो आप लोगों का रेयर है, कौन सा है जिसके आने से पहले हमको पता ही नहीं चलता है। ये सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कौन सा रहता है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए कौन सा रहता है, ऐसे सवाल आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो देखो ये वाले जितने भी है ना आपके ह्यूमन और टेक्नोलॉजी, ये लॉन्गर ड्यूरेशन के, ये जो है इन्हें माना जाता है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ सीवियरिटी, तो भैया इनकी तो बहुत ही ज्यादा सीवियरिटी है, वैसे तो इनकी भी सीवियरिटी ज्यादा है बट इनकी कंपैरिजन में कम है। इस तरीके के कंपैरिजंस पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। आपके पास में दो तरीके के, फिजिकल, जियो फिजिकल और नेचुरल जिसको हम बोलते हैं, और एक है आपका ह्यूमन जिसको हम मैनमेड भी बोलते हैं। अब मैनमेड जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से होता है, जैसे कि पॉल्यूशन की वजह से जो होता है, तो इंडस्ट्रियल हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हो सकता है, और भी और हो सकता है जैसे फायर हो गया, टेररिज्म हो गया, वॉर हो गया, है ना। एनर्जी की वजह से जैसे कि माइनिंग की वजह से, न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के थ्रू होता है। न्यूक्लियर एनर्जी से बार बार सवाल आता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। देन आता है आप लोगों का रेलवे, रोड, शिपिंग, एविएशन, इनकी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से। केमिकल गैस लीक हो सकती है, भोपाल गैस ट्रेजेडी आप सभी लोग को पता होगा, कौन सा उसके अंदर पिगमेंट था, सब्सटेंस कौन सा था, कंपाउंड कौन सा था। ऐसे सवाल आप लोगों के आते ही आते हैं, तो ये छोड़ के नहीं जाना है। जियो फिजिकल या फिजिकल या नेचुरल की अगर मैं बात करूं तो मेट्रोलॉजिकल हो सकते हैं, जो कि किससे रिलेटेड होते हैं, आपके प्रेसिपिटेशन, विंड, टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर जियोलॉजिकल होते हैं, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, मड फ्लो, है ना, बहुत सारे होते हैं, सुनामी वगैरह सब। हाइड्रोलॉजिकल जो पानी से रिलेटेड होते हैं, या तो बहुत कमी हो जाना पानी की या बहुत ज्यादा आ जाना पानी, दो तरीके के हो सकते हैं। बायोलॉजिकल होते हैं, एपिडेमिक हो सकता है ना, पेंडेमिक जिसके अंदर आता है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप लोगों के बायोलॉजिकल, नेचुरल के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैंने एक्चुअली में एक रिपोर्ट से ही निकाली है, जो कि रेड क्रॉस कमेटी की रिपोर्ट होती है, ठीक है, वहीं से मैंने निकाला है। सेंसस होता है, हर 10 साल के अंदर एक बार आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी, इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं आपको। एवलांचेस हो गया, ब्लिजार्ड्स हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, ठीक है ना, जैसे बहुत ज्यादा ठंडी जगह में चले जाते हैं तो फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है ना। स्नो से एक पर्टिकुलरली पार्ट के अंदर सारी की सारी जो आप लोगों की वेसल से कार्टिलेजेस है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल होल्ड हो जाती है, उनसे आप
आपका मूवमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका कोल्ड वेव और हीट वेव से रिलेटेड कौन सा है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों के, सारे के सारे घुमा फिरा के कहीं ना कहीं पूछे जाते ही जाते हैं। ये हो गया, पॉल्यूशन हो गया, और इसके अलावा आप लोगों के सारे मिटिगेशन रूल्स हो गए। ये आपको एग्जाम में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया पिछले साल के बिहाफ पर, 2021 के एग्जाम के बिहाफ पर, ये फ्लो चार्ट देखो मैंने बनाया है। आप लोगों को यहाँ पर डिजास्टर्स दिखे हैं, है ना, वैसे ऑनलाइन लिया है तो डिजास्टर्स दिख रहे हैं आप लोगों को। नेचुरल अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, फ्लड, स्टॉर्म्स, ये सारे हो गए। ये रैपिड होते हैं और इनकी स्लो ऑनसेट होती है। क्या बोल रहे हैं, रैपिड होते हैं बट स्लो ऑनसेट होता है। ये सवाल आता है आपके एग्जाम में। फिर मैनमेड वाले जितने भी हो गए ना, ये कैसे होते हैं, सडन होते हैं बट ये लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं। तो आपसे एग्जाम में यही पूछा गया था, जैसे कि ड्रॉट का एग्जाम्पल आ गया और आपसे पूछा गया कि ये कैसा होता है, तो रैपिड होता है और स्लो ऑनसेट पे आता है, ठीक है जी। ऐसे सवाल बनते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स दे रही हूँ इस वीडियो के अंदर आपको। देन आ गया आप लोगों का इस फैलिसीज वाला सवाल। देखो ये है लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट। लॉजिकल रीजनिंग में दो ऐसे टॉपिक जो मैं कत्ते छोड़ के नहीं जाऊंगी, वो है फैलिसी और वो है इंडियन लॉजिक। इंडियन लॉजिक को बहुत ज्यादा हाइपर बना दिया गया है, इतना हाइपर नहीं है। कुल मिला के 4 चीजें उसमें पढ़नी है आप लोगों को, 3-4 बस इतना ही है, ठीक है। उतना ज्यादा हाइपर मत करो कि अरे मैम इंडियन लॉजिक ये वो। फैलिसीज में भी सेम चीज है। एक चीज का ध्यान रखो, 2 तरीके की फैलिसीज होती है। फैलिसी होती क्या है, देखो लॉजिकल रीजनिंग कैटेगोरिकल प्रपोजिशन से निकल के आता है। आप किस तरीके की लॉजिक्स देते हो, किस तरीके की रीजंस देते हो इन ऑर्डर टू से समथिंग, इन ऑर्डर टू प्रूव समथिंग, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग, ये है आपका लॉजिक। लॉजिक और कुछ नहीं होता, यही होता है लॉजिक। और आप लोगों के रीजन में डिफरेंस भी मैंने बताया था जब लॉजिकल रीजनिंग का वीडियो बनाया था इस चैनल पर, वो भी आप देखना तो आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि फैलेसी क्या है। फैलेसी है उस लॉजिक के अंदर ही झोल कर देना, इसी को हम फैलेसी कहते हैं। अब वो झोल हम चला के करते हैं या झोल गलती से हो जाता है, भाई जो ये चला के हम झोल करते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं फैलेसी। 2 तरीके की करते हैं, एक तो करते हैं फॉर्मल और एक करते हैं इनफॉर्मल। जैसे मैं आपकी क्लास में मजाक में कभी बोलते हैं ना, हम एक फॉर्मल बकवास करते हैं, हम एक इनफॉर्मल बकवास करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कहानी चल रही है। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर के आर्ग्यूमेंट के स्ट्रक्चर की, यानी कि आप सबको पता होगा कि प्रेमाइसिस और फिर कंक्लूजन, ये मिलके एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ी है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल फैलेसी। समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी एक फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट होती है। अब क्या होता है, कभी कभी मान लीजिए कि 1 बार 2 बार तुक्का लगाना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, 1 बार लग गया, दूसरी बार लग गया, तीसरी बार भी तुक्का लग गया, हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को सच्ची मान लेते हैं। हम उस पर्टिकुलर पॉइंट को सच्ची मान लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हमारे फॉर्मल फैलेसी हमारे बच्चों के बीच में भी है। सब मुझे बोलते हैं कि मैम जब भी आप वीडियो बनाते हो उसके तुरंत बाद एनटीए का नोटिफिकेशन आ जाता है। ये एक फॉर्मल फैलेसी है कि मैम हम जब भी वीडियो बनाते हो उसके अगले दिन एनटीए का नोटिस आ जाता है या ट्वीट आ जाता है। देखिए जी, ये फॉर्मल फैलेसी है। 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो बच्चे को लग रहा है कि यही रीजन है किसी भी चीज के होने का, किसी भी चीज के होने का यही रीजन है, जो कि गलत बात है। इसे हम फॉर्मल फैलेसी कह सकते हैं। वेयर एज अगर इनफॉर्मल फैलेसी की बात करूं तो इनफॉर्मल फैलेसी जो है वो सब्सटेंस के अंदर चेंज होने में होती है। सब्सटेंस मतलब जो आपका एक्चुअल लॉजिक है, जो एक्चुअल झोल है ना आपके रीजनिंग के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इनफॉर्मल फैलेसीज। इनफॉर्मल फैलेसीज में आपकी बाकी सारी टाइप्स की फैलेसीज आती है जितनी भी आपने पढ़ी है। स्ट्रॉमैन अगर आप लोगों ने पढ़ी है, स्लिपरी स्लोप आपने पढ़ी है, एड पॉपुलम पढ़ी है, सारी की सारी जितनी भी आपने पढ़ी है वो सारी इसी में पढ़ी होगी। किसमें, इनफॉर्मल फैलेसी के अंदर। तो ये आप लोगों की 2 टाइप की फैलेसीज है। अगर मैं बात करूं तो ये यूजुअली डिडक्टिव की वजह से आती है, डिडक्टिव रीजनिंग की वजह से आती है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि आर्ग्यूमेंट का जो स्ट्रक्चर है, स्पेशली अगर सिलोजिज्म की बात करूं तो वो डिडक्टिव रीजनिंग के पर बेस्ड होता है। ये जो है यूजुअली इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ज्यादा आती है। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में डिडक्टिव और इंडक्टिव हमने पढ़ा है, वैलिड इनवैलिड पढ़ा है, वीक कोजेंट पढ़ा है ना, स्ट्रॉन्ग पढ़ा है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे इसी से रिलेटेड है। देन अगर बात की जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का इंडियन लॉजिक का। ये चार्ट तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। कुल मिला के 4 चीजें समझनी है, ध्यान से देखो। एक होता है परमाता, एक होता है प्रमेय, एक होता है प्रमाण और एक होता है प्रमति। 4 चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दी है। एक होता है परमाता, ये होता है, देखो इंडियन लॉजिक क्या है, एक तरीका है नॉलेज को गेन करने का, एक तरीके की एपिस्टेमोलॉजी है ये, है ना। आप संस्कृत में हम इसको इंडियन लॉजिक में पढ़ लेते हैं। अगर ब्रिटिश डिपार्टमेंट पे चले जाएं, हम लोग इंग्लिश लर्निंग के अंदर चले जाएं, तो वो अलग हो जाता है। इंडियन वे के अंदर चीजें संस्कृत में लिखी है और इसीलिए हम लोगों को थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है। पर यहाँ पर आपको पढ़ने हैं प्रमाण्स, जितने भी है सारे के सारे प्रमाण्स आपको पढ़ने हैं।
न्याय फिलॉसफी आपको पढ़नी है, कहाँ से हमने चीजें सीखी, कैसे हमको रीजन करना आया, कैसे हमको चीजें समझना आया, वो इंडियन लॉजिक है। अब बात ऐसी है, इसमें एक तो होता है जो कि नोअर होता है, जो नॉलेज डिराइव करना चाहता है, जो सीखना चाहता है, जानना चाहता है ना, जिसके पास में नॉलेज है। एक होता है आपका प्रमेय, जो कि सारे के सारे आप लोगों की क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं ये पेन क्या है, इस पेन की डेफिनेशन बताइए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए, क्या काम ये करता है, क्या इसके एप्लीकेशंस है, ये सब चीजें क्या है, ये क्या है मेरे लिए, ये मेरा प्रमेय है। ठीक है जी। फिर आता है आप लोगों का प्रमाणा। प्रमाणा मतलब क्या होता है, प्रमाण जो होते हैं हमारे, जैसे मैंने कहा प्रोसेस ऑफ नोइंग, ये आप लोगों को पता है 6 तरीके के होते हैं हमारे पास में, है ना, जिसमें प्रत्यक्ष से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर आगे जाते हैं, तो वो है। फिर होती है प्रमिति, ये जो नॉलेज आपने अचीव करी है इनके थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं प्रमिति। ठीक है जी, जिसके बारे में कौन करना चाहता है या किसको पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इस पेन के ओनर के पास में जाऊं, मैं ही खैर ओनर, मतलब फॉर एग्जाम्पल जिस इंडस्ट्री ने इसे बनाया है, जिस दुकान में ये मिला है, मैं उसके पास जाऊं और मैं बोलूं भैया इसके बारे में बताइए, वो मेरे लिए कौन है, परमाता है। ये पेन क्या है मेरे लिए, प्रमेय है। प्रमाण क्या है, किस तरीके से मैंने नॉलेज को गेन किया, और फाइनली प्रमिति क्या है आप लोगों की, कि मैंने क्या गेन किया, वो नॉलेज क्या है, वो वैल्यू ऑफ नॉलेज, वर्थ ऑफ नॉलेज क्या है। ठीक है, अब इसके बिहाफ पर ना देखो आपको ये फिलॉसफी पढ़नी है और कुछ नहीं, तो न्याय फिलॉसफी तो 100% पढ़ के जानी ही जानी है, और हित अभ्यास पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है ना। बेसिकली देखो अभी मैंने आप लोगों को फैलेसी पढ़ाई, ये जो फैलेसी है ना, दिस इज इंडियन वे, सॉरी दिस इज ब्रिटिश वे, इंग्लिश वे, वेस्टर्न वे। अब मैं इंडियन फिलोसफी के अंदर, इंडियन लॉजिक के अंदर अगर झोल की बात करूं, इंडियन लॉजिक की फैलेसी की बात करूं, तो उसे हम लोग कहते हैं व्याप्ति, या उसे हम लोग हित अभ्यास के अंदर पढ़ते हैं कि इंडियन लॉजिक में हम क्या झोल मचाते हैं, क्या फॉलोसी करते हैं, वो हम लोग व्याप्ति में पढ़ते हैं या फिर हित अभ्यास के अंदर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। वैलिड सोर्स कौन से और इनवैलिड सोर्स कौन से हैं, तो अनुपलब्धि और अर्थपति है ना, धूपबत्ती अगरबत्ती अपना ये क्या है, ये अपने इनवैलिड है। इसके अलावा मेमोरी, डाउट, एरर, हाइपोथेटिकल एरर, ये जो सारी की सारी चीजें होती है ये भी इनवैलिड सोर्सेज के अंदर आती है। वैलिड सोर्सेज की बात करें तो परसेप्शन, इन्फेरेंस हो गया आपका, है ना, कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन हो गया, वर्बल टेस्टिमनी हो गई, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और आप लोगों का अर्थपति। ठीक है जी। तो ये आप लोगों को सारे के सारे याद रखने हैं, सारे समझने हैं, बहुत आसान है, आप सभी लोग ढूंढोगे तो आपको आराम से चीजें मिल जाएगी। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है एक, कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। किसी भी एक आर्ग्यूमेंट के हम ये पार्ट्स बोल सकते हैं। तो आपका पक्ष, हेतु, ठीक है ना, आप लोगों को देखो ये सारे के सारे पढ़ने। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि कभी किसी एक आर्ग्यूमेंट के अंदर हम एक मेजर टर्म निकालते हैं, एक मिडिल टर्म निकालते हैं और एक माइनर टर्म निकालते हैं, तो वो इसी पर बेस्ड है, यही सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है और एग्जाम में पूछी जाती है। अब जैसे फाइनली आपको 2 स्टेटमेंट दे दूं, एक कंक्लूजन दे दूं, आपको बोलेगा निगमाना बताइए क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो कंक्लूजन वाली लाइन है वो निगमाना है। इन दोनों की कनेक्टिंग टर्म या कैंसिलेशन टर्म जो है, इन दोनों के बीच में कॉमन टर्म जो है वो क्या है, वो आपका मिडिल टर्म है, जिसको हम लोग हेतु बोलते हैं। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन लॉजिक सिस्टम। तो ये टर्म्स आप लोगों से डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली टर्म्स पूछी जाती है, इसीलिए फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाया है। ठीक है, निगमाना हो गया, उपनाया हो गया, ये आप लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या होता है बताइए। ठीक है ना। तो पक्ष यहाँ पर लिखा है आप लोगों का, हेतु यहाँ पर लिखा है, एक नहीं लिखा है मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। ये है आप लोगों की मिडिल टर्म, ये है आप लोगों की माइनर टर्म। आप सभी लोग मुझे बताना कि मेजर टर्म क्या होती है, ये सब आप कमेंट करके मुझे बताना कि क्या होती है। देन आता है आप लोगों का भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए कंप्लीट 64 पेजेस की पीडीएफ है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही जल्दी। ये आप लोगों को याद रखना है, ये मैंने और कहीं से नहीं, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो ऑनलाइन वेबसाइट है एनटीए यूजीसी नेट, जिससे पिछले वाला चार्ट लिया था उसी से ये लिया है। याद रखेंगे आप लोगों की एमएचआरडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गई है, उन्होंने इस तरीके से कुछ आप लोगों के इंपॉर्टेंट डिजिटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एक तो डिजिटल हाइजीन का एक पीडीएफ रिलीज करा है, और एक है ये सारे के सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स के। डिजिटल इनिशिएटिव स्कूल लेवल के भी, यानी कि दीक्षा पोर्टल क्या है, सक्षम पोर्टल क्या है, और एक आप लोगों की कॉलेज लेवल के, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का विद्वान पोर्टल क्या करता है, सक्षम पोर्टल क्या करता है, ये सारे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये सब हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जो कि आप लोगों के नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी से स्टार्ट हुआ था। इसमें बहुत सारे नई नई चीजें आ गई है, सारे के सारे आप लोगों को रिसर्च के प्लेटफॉर्म जितने भी है वो सब पढ़ने हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, शोध सिंधु है ना, आपका गंगा क्या होता है, गंगोत्री क्या होता है, सब बनाया है, शोध चक्रा क्या होता है,
सारी चीजें ऑलरेडी एक वीडियो में बना दी है, जरूर वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। देन आता है आप लोगों का, देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई वाला पार्ट। वैसे तो देखो आप सभी लोग समझदार हो, जानते हो, बट मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, वो और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के ये 3 टॉपिक को यूज करके डेटा को अक्वायर किया है, उसे टैबुलेट फॉर्म में आपको सामने रख दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस डेटा को कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो और उनसे कैसे एनालिसिस करके कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। तो डेटा इंटरप्रिटेशन उस बच्चे का अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहली बात तो रोज का एक डीआई जो निकालता है, और दूसरी बात कि वो पहले करना क्या है कि रेशियो, एवरेज और परसेंटेज, ये 3 टॉपिक उसको अच्छे से आने चाहिए। मैथ्स भी कवर, डीआई भी कवर, ये चीज मान के रखना। ये 3 टॉपिक छोड़ के आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते मैथमेटिकल रीजनिंग वाले पोर्शन में और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले कोर्स में। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है, आपको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं डालना। प्रपोर्शन या रेशियो वाले टॉपिक समझने हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, कैसे अनुपात निकाला जाता है। आपका एवरेज बहुत ही बेसिक, एक फॉर्मूले पर पूरा चैप्टर बेस्ड है और कुछ नहीं, उस बेसिक फॉर्मूले को यूज करो। भूल जाओ कि मेरे को मैम ट्रिक नहीं आती है, मेरा ये है वो, आप तो बेसिक फॉर्मूला यूज करो। क्या है भाई, एवरेज कैसे निकालते हो, जितनी भी आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबका सम कर दो और जितनी भी है टोटल उनका नंबर लिख दो, ये आपकी एवरेज है। बस इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आती है ट्रिक्स, कोई बात नहीं, बेसिक फॉर्मूला तो आता है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसी को अप्लाई करना है। दूसरा, आप लोगों के लिए ये मैं वीडियो बना चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना, रैंकिंग वाला वीडियो, परसेंटेज वाला वीडियो, एवरेज वाला वीडियो, ये सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। तो जो पिछले 1-2 महीने में मैंने मेहनत करी है उन सबको आप यूज कर सकते हो अपनी तैयारी के लिए। देन आता है आप लोगों का परसेंटेज वाला टॉपिक, कैसे परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में जाते हैं, P/Q फॉर्म में आते हैं, इस फॉर्म से कैसे परसेंटेज से वापस आते हैं। ये सारी की सारी कहानी अगर आपको आती है तो डेटा इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट नहीं होगा। मैंने जो 3 मॉक टेस्ट आपके सुबह 8 बजे के लिए लगा रखे हैं इस चैनल पर, उसमें आरसी और डीआई, इनको मैं सेपरेटली सॉल्व करवाऊंगी तीनों के ही। तो 3 आरसी और 3 डीआई एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो कि होने वाला है तीनों मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद में, ठीक है जी। तो उसमें मैं आपको डीआई पर ये यूज करके दिखाऊंगी। फिर आता है आप लोगों का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो हमको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, बट मैं यूं कहूं तो इसकी तैयारी करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ एक चीज कर सकते हो कि सिर्फ प्रैक्टिस। और ये है आपकी नंबर सीरीज वाला टॉपिक। नंबर सीरीज वाला टॉपिक भी मैथमेटिकल रीजनिंग से मैं लेके आई हूँ। और ये जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला टॉपिक नंबर सीरीज है, इसमें और कुछ नहीं होता है, पैटर्न आपको ढूंढना होता है। आपको कुछ सीक्वेंस में नंबर्स दिए होते हैं और अगला नंबर पूछा जाता है। इसमें आपका अल्फा न्यूमेरिक भी एक पार्ट है, और अल्फा न्यूमेरिक में भी आता है कि भाई लेटर्स भी बीच में डाल दिए जाते हैं, आपको एसोसिएट करना है ना, पहला दूसरे से कैसे रिलेटेड, दूसरा तीसरे से, तीसरा सीक्वेंस पैटर्न फाइंड आउट करना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो, तो आप लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर बताए हैं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, इनको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। नंबर सीरीज की बात की जाए तो नंबर सीरीज और डीआई के लिए और आरसी के लिए, ये 3 चीजों के लिए सिर्फ प्रैक्टिस और कोई तरीका नहीं है। वैसे आरसी का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया है, बट उसके लिए भी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो आपको प्रैक्टिस तो लगानी है रोज। आज से ये 3 चीजें डेली करोगे, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर आपको ये देंगे, भले ही आपको कितना ही अच्छा टीचिंग आता हो, कितना ही अच्छा रिसर्च आता हो, कितना ही अच्छा पीपल एनवायरनमेंट या हायर एजुकेशन आता हो। आप ये याद रखिएगा बात। हो सकता है कि एग्जाम के बाद शायद आप यहीं पर आए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताए कि हाँ यार आपने जो बोला था वो हमने किया अदिति, और देखिए हमारे मार्क्स आ गए। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। कोशिश मेरी यही रही कि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि कैसे मैं आपकी जगह होती तो क्या करती। अब क्योंकि मैं इस पोजीशन में हूं कि मैंने एनालिसिस किया है, पढ़ा रही हूं पिछले 3 साल से, तो उस बिहाफ पर जो भी कंक्लूजन निकाल सकती थी वो आपको दे दिया है। आप लोगों के लिए वीडियो मीनिंगफुल रहा हो तो एक लाइक कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, या आपको बाकी जो भी डाउट है वो भी आप बता सकते हो। अब ऑब्वियसली ऐसे मत बोलना कि मैम पूरा कोर्स पढ़ा दीजिए, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये नहीं पॉसिबल। हाँ, बट कोई पर्टिकुलर टॉपिक है दैट यू वांट मी टू डिस्कस, तो वो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी चल रहे हैं चैनल पर, तो सुबह 8 बजे मॉक टेस्ट में लाइव आएंगे मेरे साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही शानदार कंटेंट के और फिल्टर्ड कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ इस चैनल पर। फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी 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 गुड लक टू योर प्रिपरेशन। जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। बाय बाय।